नमस्कार। ईमेल, सोशल मीडिया, डिजिटल आईडी, हम ये सब रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, पर्सनल मेल से लेकर पब्लिक सर्विसेज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए जरा, हमारा ईमेल, हमारा सोशल फीड, हमारी डिजिटल आईडी, हम दिन भर इन सबसे घिरे रहते हैं। पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करते हैं? ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इसका ताना बाना क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल डाकघर की, यानी ईमेल की। फिर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया ने एक ग्लोबल स्क्वायर कैसे बनाया। इसके बाद हम जानेंगे कि सरकारें कैसे ऑनलाइन हुई। फिर इंटरनेट की अपनी एक खास भाषा को समझेंगे और आखिर में डिजिटल दुनिया के कुछ और तरीकों यानी नेटिकेट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यही हमारी पहली डिजिटल पहचान थी, हमारा ईमेल। तो आखिर ये ईमेल है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर चिट्ठियां भेजने का तरीका। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया का पोस्ट ऑफिस है। और पता है, इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इसकी कहानी 1972 में शुरू होती है, जब रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा और @ सिंबल को चुना। फिर ठीक 10 साल बाद 1982 में अमेरिकी सरकार ने एक भारतीय अमेरिकी वी.ए. शिवा अय्यादुरई को ईमेल के आविष्कारक के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी। हम सब ईमेल एड्रेस रोज देखते हैं, पर कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? असल में इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। @ सिंबल से पहले जो कुछ भी है वो है यूजर नेम, जैसे abc123, और उसके बाद जो है वो है डोमेन नेम, जैसे yahoo.com। ये @ ही इन दोनों को अलग करता है और हर एड्रेस को एक यूनिक पहचान देता है। और आज के जमाने में ईमेल कितना पावरफुल हो गया है, इसका अंदाजा सिर्फ जीमेल से ही लगा सकते हैं। हमें 15 GB का स्टोरेज मिलता है, मतलब हजारों लाखों ईमेल और तस्वीरें रखने की जगह। और इतना ही नहीं, हम एक बार में 25 MB तक की फाइलें भी भेज सकते हैं। सोचिए, ये एक छोटी मोटी किताब के बराबर है। तो देखिए, ईमेल तो था एक से एक की बातचीत के लिए, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने हमें एक से कई लोगों तक, मतलब एक पब्लिक बातचीत का मौका दिया, एक तरह का ग्लोबल चौराहा बना दिया। और बस यहीं से जन्म हुआ सोशल मीडिया का। और फिर तो जैसे एक पूरी दुनिया ही खुल गई। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आज हमारे पास कनेक्ट करने के लिए अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं, और हर प्लेटफॉर्म का एक अलग मकसद है। कोई दोस्तों से जुड़ने के लिए है, तो कोई प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब हुआ कितनी तेजी से। सोचिए, 2002 में लिंक्डइन से शुरुआत हुई और 2013 तक टेलीग्राम आ चुका था। सिर्फ एक दशक के अंदर ऑनलाइन बातचीत की हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। इसी दौर में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आया, माइक्रो ब्लॉगिंग का। मतलब एक ऐसी सर्विस जो आपको छोटे छोटे टेक्स्ट अपडेट्स पूरी दुनिया के साथ शेयर करने की इजाजत दे। और इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा और मशहूर उदाहरण बना ट्विटर। ट्विटर की सबसे बड़ी पहचान ही उसकी सीमा थी, वो 140 कैरेक्टर्स की लिमिट। सिर्फ इतने से शब्दों में अपनी बात कहने की जो चुनौती थी ना, उसी ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन के एक बिल्कुल नए तरीके को जन्म दिया। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की कला। अच्छा, तो अब जब हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ ऑनलाइन हो चुकी थी, तो सरकारें भला पीछे कैसे रहती? अगला बड़ा कदम था इसी टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस, यानी सरकारी कामकाज और नागरिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना। और बस इसी को नाम दिया गया ई-गवर्नेंस। मतलब सरकार कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी और सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचाए। मकसद एक ही था, शासन को आसान, पारदर्शी और सबके लिए सुलभ बनाना। आप देखिए, इस डिजिटल लेनदेन के कुछ तय मॉडल होते हैं। एक होता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहां कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं। फिर है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे हम किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदते हैं। एक C2C भी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां लोग आपस में खरीद बिक्री करते हैं। और आखिर में B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस की नींव इन्हीं मॉडल्स पर रखी जाती है। भारत में ई गवर्नेंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है उमंग ऐप। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक जबरदस्त आइडिया है। एक ही ऐप पर आपको 200 से ज्यादा सरकारी योजनाएं और सेवाएं मिल जाती हैं। उमंग ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। इसमें आपको केंद्र सरकार की सेवाएं भी मिलेंगी और राज्य सरकारों की भी। आप बिजली पानी जैसे बिल भी भर सकते हैं
और सबसे ज़रूरी बात, ये सब 13 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में मौजूद है। मकसद साफ है, गवर्नेंस को मोबाइल पर तेज़ी से लोगों तक पहुंचाना। डिजिटल इंडिया की एक और बहुत ज़रूरी पहल है डिजी लॉकर। इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से हमारे सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर है। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ यह हमें 1 GB का क्लाउड स्टोरेज देता है ताकि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट जैसी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रख सकें। तो हमने सर्विसेज की तो बात कर ली, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे चलता कैसे है? देखिए, पूरा इंटरनेट कुछ नियमों और प्रोटोकॉल पर काम करता है। इन्हें आप डिजिटल दुनिया के ट्रैफिक रूल समझ सकते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि हर डेटा सही जगह सही तरीके से पहुंचे। उदाहरण के लिए एक ईमेल का सफर ही देख लीजिए। जैसे ही हम सेंड बटन दबाते हैं, SMTP नाम का एक प्रोटोकॉल एक डिजिटल डाकिया बनकर हमारे ईमेल को रिसीवर के सर्वर तक ले जाता है। फिर दूसरी तरफ POP3 जैसा एक और प्रोटोकॉल उस ईमेल को उनके इनबॉक्स में डाउनलोड करता है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल की बात नहीं है, इसका एक इंसानी पहलू भी है। ऑनलाइन दुनिया के भी अपने कुछ सामाजिक नियम हैं, अपने तौर तरीके हैं, और एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने के लिए इन्हें जानना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है स्पैम, वो अनचाहे कमर्शियल ईमेल जिन्हें हम जंक मेल भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है नेटिकेट, यानी इंटरनेट पर विनम्रता से पेश आने और सही तरीके से बात करने के अलिखित नियम। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी असली और डिजिटल दुनिया एक होती जा रही है, भविष्य के लिए नेटिकेट का कौन सा नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा? क्या वो सम्मान है, सहानुभूति है, या फिर ईमानदारी? इस पर सोचना तो बनता है।